जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास में। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और एप्टिव की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, होमवर्क सीरीज का रिवीजन जो हम लोग स्टार्ट आज से किए हैं, उसमें ये आपका वीडियो फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का। ऐसे ही आपको आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का भी, मेडिएवल हिस्ट्री का भी। ठीक है, 3 टाइम वीडियो डालेंगे इसका। जैसे पॉलिटी का आएगा तो उसका 2 टाइम डलेगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। ठीक है, ऐसे ज्योग्राफी का पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो हिस्ट्री का सिलेक्टेड टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे महाजन पद हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया, बौद्ध और जैन धर्म हो गया, गुप्त काल हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद की अगर बात हम लोग करते हैं, उसके बाद बात करते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका हो गया। सिलेक्टेड क्वेश्चन हो गया मतलब इससे बाहर आपका एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं जा सकता है चीजें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपको मतलब कि क्वेश्चन को हम ये बता देना चाहते हैं कि इतना ज्यादा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड आपको हो जाएगा और इतना ज्यादा चीज आपको हम समझा देंगे कि इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब बस अब विश्वास रखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन चीजों को। और इसका पीडीएफ सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है डेली सुबह। जो भी अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है चीजें देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व है। अच्छा, ईसा पूर्व किसे कहते हैं ये पहले बताइए। अगर आप देखे होंगे अभी के समय में 1850 ईस्वी आता होगा, ईस्वी, लेकिन पूर्व नहीं लगाया जाता होगा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर देते हैं। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। जैसे अभी मान लीजिए चल रहा है कितना, 2000 2025। इससे पहले क्या था, 2000 भी था, उससे पहले 1900 भी था, इससे पहले 100 होगा। जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, जीरो से स्टार्ट हो गया। जीरो से पहले क्या था, माइनस में था चीजें, -1 -2 -3, ऐसे ही -2400। -2400 जिस समय था उस समय को कहा जाता है ईसा पूर्व, या इसको बीसी कहा जाता है। ठीक है, बीसी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ईसा पूर्व क्या करता है, माइनस वाला जो समय था वो होता है एक्चुअली। ठीक है, पहले का। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में और चीज देखते हैं। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एक तो डेट याद रखिएगा, 2400 से लेकर 1700। कहीं कहीं पे आपको 2350 से 1750 भी मिलेगा, लेकिन आपको ये एक डेट आपको माइंड में रखना है। ठीक है, त्रिभुजाकार, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। आप खुद देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का ये मैपिंग हम किए हुए हैं, भारत का मैप है। और ये आपका पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में ये आया हुआ है, ऐसे करके ये फैला हुआ है महाराष्ट्र में। फिर आपका यूपी फैलता हुआ ये ऐसे करके क्षेत्र है। आपको राजस्थान गुजरात वगैरह इसमें सम्मिलित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैसा क्षेत्र है ये, इसका विस्तार है, त्रिभुजाकार है। अच्छा, खोज किया था 1921 में आपका दयाराम साहनी। डायरेक्ट याद रखिए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था खोज इसका। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक कांस्ययुगीन में रखा गया है। अब देखिए, इसका खोज तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी पॉइंट कि यह अर्ध ऐतिहासिक कांस्य युग आपको में रखा गया है। अब देखिए, अर्ध ऐतिहासिक क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। अर्ध इतिहास, एक होता है आपका ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ऐतिहासिक, एक होता है आपका अर्ध ऐतिहासिक, एक होता है आपका प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, याद रखिएगा, प्राग ऐतिहासिक। अच्छा, प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं, जिसमें कुछ भी लिखा और पढ़ा ना जा सके उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। अच्छा, अर्ध ऐतिहासिक क्या कहते हैं, मतलब आधा काम जिसमें हो, जैसे जिसमें लिखा तो गया हो लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया हो। ठीक है, पढ़ा नहीं किया हो। जो भी उस समय लिपि लिखा गया है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में, उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। इस कारण से उसे क्या कहते हैं, अर्ध ऐतिहासिक वो कहते हैं। समझ में आ गया होगा मेरा बात। अच्छा, एक होता है तीसरा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या होता है मेरे साथियों, जिसको लिखा भी गया हो और पढ़ा भी गया हो। जैसे अभी देवनागरी लिपि हम लोग चल रहा है हम लोग का, ये लिपि क्या है, मतलब लिखा भी जाता है, इसको पढ़ा भी जाता है। तो हम लोग क्या चीज में है, ऐतिहासिक में है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपको
आपको पूछ देगा कोई कि उसको किस में, सिंधु घाटी सभ्यता को किस में रखा गया था, तो आर्य ऐतिहासिक काल में या कांस्य युगीन सभ्यता में। ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में पाए जाने वाले की घोषणा सर जॉन मार्शल ने 1924 में किया था। मतलब देखिए, एक जॉन मार्शल जो था वो हेड था। मतलब कोई भी अगर उत्खनन कहीं पे कुछ हो रहा है एक्चुअली, तो उसका एक होते हैं ना, एक सीनियर होते हैं जो मतलब कि सबके हेड होते हैं। वो जब भी दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा, राखल दास बनर्जी ने 1922 में आपको मोहनजोदड़ो खोजा, तो उन्होंने क्या किया, 1924 में इसकी घोषणा की सब जगह सर्वमान्य रूप से। जैसे नरेंद्र मोदी है, तो अभी देश में कहीं पे कुछ चीज होगा तो उसको पहले वो जानेंगे, उसके बाद उसका घोषणा करेंगे। ऐसे ही सर जॉन मार्शल जो था 1924 में घोषणा किया कि ये सब चीजें यहाँ पर मिला है। चलिए, सिंधु सभ्यता के बारे में अब हम लोग ये चीज देखते हैं। कितना अच्छा सा डाटा बना के लिखे हैं, देख लीजिए। पश्चिम में सुतका गेंडोर है, बलूचिस्तान में जो स्थित है आपका। ठीक है, दास्क नदी के पास है, नदी भी लिख दी है। अच्छा, पूरब में आलमगीरपुर है, मेरठ में, यूपी मेरठ में हिंडन नदी के पास है। अच्छा, उत्तर में ऊपर की ओर कश्मीर में स्थित है इसका लास्ट जगह। सभी का बॉर्डर बताया जा रहा है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता का बॉर्डर कहाँ का है, जो कि चिनाब नदी के पास है। और दक्षिण में आपका अहमदनगर दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि आपकी गोदावरी नदी के पास है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैपिंग किए, देखिए इधर बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर नामक जगह पर है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये किस नदी के पास है, तो यहाँ पर हम लिख दिए बलूचिस्तान में दास्क नदी है। यहाँ पर क्या है, दास्क नदी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखे है क्या हम, मेरठ में, मेरठ यूपी में देख सकते हैं, यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है, हिंडन नदी के पास है, देख सकते हैं। दायमाबाद यहाँ पे देख सकते हैं, अहमदनगर में कौन सी नदी के पास है, तो आपको गोदावरी नदी के पास है यह। ठीक है, ऊपर में चिनाब नदी के पास देख सकते हैं। ठीक है, उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर में मांदा। तो ये आपको पॉइंट थोड़ा याद रखना है, बहुत बार पूछ दिया जाता है। ठीक है ना, बहुत बार पूछ दिया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नगरीय सभ्यता थी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। 6 बड़े नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, आपका वाला, धोलावीरा, आपका कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के बाद स्थल गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल पूछेगा कहाँ पे मिला स्वतंत्रता के बाद, तो गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल मिला। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो है। टू द पॉइंट हम लिखे हैं साथियों, और ये आपको डायरेक्ट हिट करेगा, ये चीज आप ध्यान रखिए। अच्छा, राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे, आपको घग्गर नदी के पास है, हरियाणा के हिसार में ही स्थित है। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, हरियाणा। ये भी पॉइंट याद रखना है। आप देखते हैं यहाँ पे बंदरगाह, एक दो बंदरगाह बहुत ही प्रचलित था सिंधु घाटी सभ्यता में। एक तो सुतकोतदा, याद रखिए, सुतकोतदा। एक लोथल, सबसे मोस्ट विविया है आपका लोथल। आप देखिए, याद रहे यहाँ पर दरवाजा रोड के सामने खुलता था। आप देखिए, आप घर बनाए हुए हैं, ग्रिड पद्धति का घर भी था यहाँ पे, याद रखिएगा। ग्रिड पद्धति किसे कहते हैं, ऐसे करके आपको चौखुट घर बना हुआ था। ठीक है, और ऐसे करके रोड निकलता था, रोड निकलता, सबका घर ऐसे करके बना हुआ था। घर में कुआं रहता था। ठीक है, सब सारा व्यवस्था घर में रहता था, और ऐसे करके ग्रिड पद्धति से कहते हैं, रोड को ऐसे जोड़ता था। सबका घर ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। यहाँ पे रोड था, और नाला एकदम से रोड के पास से गया हुआ था। ठीक है, आप सर्च करके देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो क्या होता था कि रोड यहाँ से जो जा रहा है, यदि मान लीजिए रोड जा रहा है यहाँ से, और सबका घर ऐसे था, तो दरवाजा यदि खोलेगा एकाएक जाएगा, वहां पर बैल उल जाते रहेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि हानि हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए पीछे से दरवाजा सब घर में बना हुआ था खुलने के लिए, कि पीछे से खोल के जाएंगे हम लोग, देखा एक रोड पे नहीं जाएंगे, मतलब कि एक्सीडेंट होने की खतरा नहीं होगी। कितना दूरदर्शी लोग थे, सोचिए एक बार आप। लेकिन अभी अभी के समय में तो देखते हैं हाईवे पे, मतलब कि हाईवे के पास भी ऐसे नहीं किया जाता है। तो लेकिन लोथल में जो था, लोथल में एक लोथल जगह था, वहां पे पीछे की ओर दरवाजा नहीं खोल करके आगे की ओर दरवाजा खोला गया, आगे की ओर। अब देखिए क्यों,
क्योंकि लोथल में क्या था, बंदरगाह था और यहाँ पर हमेशा व्यापार होता था, तो सामान सब पीछे से कैसे आदमी बार बार निकाल करके लाता, नहीं लाता, इसलिए आगे की तरफ खोल के रखा था कि यहाँ पर गाड़ी लगेगा तुरंत में सामान को क्या करेंगे, उस पर लोड कर देंगे। समझ रहे हैं मेरा बात को, एकदम से क्लियर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। अच्छा लगेगा मेरा थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर रहे तो जुड़ जाइएगा साथियों, क्योंकि देखिए मेहनत का तो कोई अंदाजा ही नहीं है कि कितना मेहनत हमें लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग को बस एक बार वर्दी मिल जाए। कालीबंगा से अब कहाँ से क्या मिला था वो चीज देखते हैं, ठीक है। कालीबंगा से जूते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटें मिला है। आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन मोस्ट भी आया है, बीपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा गया है कि जूते हुए खेत का शख्स कहाँ मिला है, नक्काशीदार ईंट, खास करके ये कालीबंगा। घर का दरवाजा पीछे की ओर खुलता खुलता था, लेकिन सिर्फ लोथल में आगे की ओर। फसल गेहूं, जो मीठा शहद, ये सब मुख्य फसल था। कहाँ से क्या मिला है उसको हम यहाँ डिनोट कर दिए। बनावली से मिला है मिट्टी के बने हल, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट को। रंगपुर एवं लोथल से मिला है चावल के दाने, धान की खेती का साक्ष्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुतकोतदा एवं कालीबंगा से अस्थि पंजर मिला है। सुतकोतदा एवं कालीबंगा से अस्थि पंजर मिला है। अस्थि पंजर मतलब क्या, मनुष्य का जो एकदम हड्डी वाला ये सब चीज। अच्छा, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, स्नानागार, पशुपति मूर्ति, सूती वस्त्र, नर्तकी का कांस्य मूर्ति, ठीक है, और उसके बाद मिला है हाथी, चिता, गैड़ा, भैंस का मूर्ति। आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन, इसमें हम आपको ऐड कर देते हैं कि किस जानवर का मतलब साक्ष्य नहीं मिला है, तो गाय का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। गाय के बारे में बार बार पूछा जाता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का साक्ष्य मिला है, तो नहीं मिला है, आप डायरेक्ट बोलिएगा, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिक हम याद करने का आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि दो दोस्त गए सिंधु घाटी मतलब कि घूमने के लिए, कहा, सिंधु घाटी सभ्यता में। सबसे पहले क्या किया हम लोग, तो स्नान किए, फिर क्या पहने, सूती वस्त्र पहने, फिर क्या किए, पशुपति की पूजा किए, पूजा करके फिर क्या चल दिए, नर्तकी का डांस देखने। ऐसे करके याद रखिए ट्रिक वाइज, ठीक है, तो आपको याद रहेगा ये, ठीक है। सब कहाँ से मिला आपको, मोहनजोदड़ो से। चलिए अब आते हैं हड़प्पा में। हड़प्पा से क्या क्या मिला, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, एक आपका सिंगी वाला थी पशु, एक सिंग वाला पशु, और स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, ये दोनों हड़प्पा से, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। लोथल से मनके बनाने वाला कारखाना, कारखाना क्यों मिला लोथल से, क्योंकि ये जो था आपको बहुत बड़ा स्थल था व्यापार के लिए। चलिए चौहद्रो से क्या क्या मिला है, चौहद्रो से रंग, सिंदूर, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते कुत्ता। मतलब चौहद्रो से जितने मेकअप वाला, लेपा पोती वाला जितने भी चीजें हैं, ठीक है, वो सारा सारा कहाँ से मिलता है आपको, चौहद्रो से मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेपा पोती का मतलब वही हुआ साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में लिपि, अब देखिए लिपि क्या क्या होता है। अभी जैसे देवनागरी लिपि है, उस समय क्या था, भाव चित्रात्मक था, भाव चित्रात्मक था। अच्छा, दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, या दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। लेखन कला प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। जो ये सभ्यता है सबसे पहली सुमेरियन की सभ्यता ही थी, ठीक है। घरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ग्रिड पद्धति हम आपको ऊपर ही बता दिए, ऐसे करके ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। चलिए अब आते हैं सिंधु सभ्यता में तौल वगैरह। सिंधु सभ्यता में प्रमुख चीजें, जैसे तौल के लिए आपको 16 के अनुपात में था, ठीक है, ऐसे करके तौल के लिए अनुपात था। यातायात के लिए भैंस गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। धरती को उर्वरता देवी मानता पूजा किया जाता था, मतलब धरती वगैरह का पूजा होता था, पेड़ पौधा की पूजा लोग करते थे, मतलब कि पूरे के पूरे मानते थे सब चीज को। अच्छा, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य मिला है। वृक्ष पूजा और शिव पूजा का साक्ष्य, शिव का बहुत बड़ा वहां पर योगदान था। किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। हड़प्पा में शास्त्रीय चिन्ह मिला है, हड़प्पा में शास्त्रीय चिन्ह मिला है। कुंवर वाला सांड को विशेष पूजा मिलता था। कुंवर वाला सांड देखते होंगे शिव भगवान से जुड़े होते हैं, तो इनका पूजा अत्यधिक किया जाता था। समाज मात्र सतात्मक था। सूती एवं ऊनी कपड़े का यूज होता। अच्छा, मात्र सतात्मक मतलब क्या होता है आप समझते हैं, पितृ सतात्मक होता था वैदिक काल में, पितृ सतात्मक था। अभी क्या, अभी समाज में कैसा समाज है, अभी पितृ सतात्मक है। देखिए मात्र सतात्मक मतलब होता है माँ के नाम के ऊपर ही बच्चों का नाम होना। जैसे
मेरी माँ का नाम जैसे मान लीजिए, मेरी माँ का नाम जैसे हो गया मतलब सुशीला सिंह, सुशीला सिंह मेरी माँ का नाम है। अगर अगर किसी के पिता का नाम हो गया, जैसे मान लीजिए कोई अगर दूसरे कास्ट से पिता है, माता के दूसरे कास्ट से है, तो बच्चा का नाम क्या होगा, जो माता का कास्ट है, माता का नाम है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पिता के नाम पे रखा जाता है। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो मातृ सत्तात्मक क्या था उस समय, समाज था, लेकिन अभी पितृ सत्तात्मक है। देखते होंगे आपका कि जैसे मंगरू सिंह का बेटा का नाम क्या हो जाएगा, तो आपका अ, परमल सिंह या कुछ भी सिंह, ठीक है, ऐसे करके रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मनोरंजन के लिए वो लोग यूज करते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षी को लड़ाते थे और पासा खेलते थे। ये काम वो लोग करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। देखे होंगे हड़प्पा वाला मूवी जो है ऋतिक रोशन का, जो सांड को लड़ाता है, हम रिलेट कर रहे हैं, आपको याद आ जाएगा। अच्छा, काले एवं लाल डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते हैं। ऐसे करके जो है आपका एगो घड़ा देखिएगा, ऐसे करके घड़ा बना हुआ है, और घड़ा जो बना हुआ है ना, वो लाल कलर का है, लेकिन बीच बीच में ऐसे ऐसे करके काले रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हम आपको, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या, लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से नहीं थे क्योंकि देखिए लोहा से उसमें परिचित नहीं थे लोग, ठीक है, तलवार से भी नहीं थे। याद रखिएगा, किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहा से नहीं थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। जो वेश्यावृत्ति है वो प्रचलित थी। सबों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथा स्टार्ट था, जलाते भी थे गाड़ते भी थे। सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ माना जाता है। बहुत लोगों का बहुत कहना है, लेकिन बाढ़ सबसे ज्यादा प्रचलित है। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में जो मिट्टी पड़ जाती थी, पक जाती थी, उसको टेराकोटा कहा जाता था। बीपीएससी के पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको एकदम से ध्यान में रखिए। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा बहन कहा। ये एक था, लेखक था, ठीक है, इतिहासकार था। इन्होंने हड़प्पा से और ये मोहनजोदड़ो को क्या बोला है, जुड़वा बहन कहा है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल नदी खोज करता, मतलब कि कौन सा नदी, मतलब कहाँ पर एक्चुअली स्थित क्या है, ये सब चीजें यहाँ पे हम लिखे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछ देगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी, ठीक है। कहाँ स्थित है, यह पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज और आपको पूछ देते हैं हम, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वगैरह सब कहाँ पे स्थित है साथियों, तो ये सब स्थित है कहाँ पे आपका, तो पाकिस्तान में। अच्छा, इसका उत्खनन करता कौन था हड़प्पा का, तो दयाराम साहनी 1921 में। चार्ट बना के लिखते हैं, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पंजाब सिंधु प्रांत लड़काना जिला। बहुत बार ये लड़काना जिला पूछ दिया है, लेकिन आप लोग से इतना डीप में नहीं जाएगा। आपको राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में खोज। चौहदरो जो है सिंधु नदी किनारे है, माफी चाहेंगे, इसको ऐसे कर लीजिएगा। इसमें देखिए हमसे गलती क्या हो गया है, सिंधु नदी के किनारे आपका ये, आप इसको जो है इसमें मिला लीजिएगा, इसको इसमें मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात अगर करते हैं हम लोग, चलिए चौहदरो में कहाँ पर स्थित है, सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला में। और एन.जी. मजूमदार ने खोज किया किसका, चौहदरो का। लेकिन वही कालीबंगन का बात करेंगे, कालीबंगन का बात करेंगे हम लोग, ये राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला में, ठीक है। कालीबंगन का खोज कौन किया है, अमलानंद घोष या थापर, बी के थापर ने, ठीक है, बी के थापर ने कालीबंगा का। ऐसे करके दोनों को कर लीजिएगा, ठीक है। लोथल, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात के अहमदानगर जिला में, ठीक है। रंगनाथ राव ने खोज किया था इसका। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ जिला में। जेपी जोशी ने इसका खोज किया, ठीक है, जेपी जोशी ने। अच्छा, धोलावीरा के बारे में एक और पॉइंट हम बोलते हैं आपको, 14th साइट किसका रहा है, तो यूनेस्को का। यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है, 40वीं साइट है। और आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि पानी का सर्वोत्तम व्यवस्थित रूप कहाँ पे था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो धोलावीरा में। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बनावली की बात करते हैं, तो आपका रंगोई हरियाणा हिसार जिला में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज। अच्छा चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपका सेकेंड पार्ट किसका है, महाजन पद का। बिहार का कुछ कुछ चीजें इसमें हम इंक्लूड आपको कर दिए थे, ठीक है। बिहार का कुछ कुछ चीज इंक्लूड है, उसको भी देख लेते हैं।
पुरातात्विक और साहित्य स्रोत में बिहार का खोज कहाँ पे मिलता है हमें? तो देखिए पुरातात्विक के हिसाब से मुंगेर वाले क्षेत्र में मिलता है, चेचर सारण में और मनेर पटना में, ठीक है। मोरकालीन अभिलेख में लोहिया नगर, नंदगढ़, लोहिया अरेराज, रामपुरबा, ये सब अभिलेख से आपको पता चलेगा कि बिहार में, बिहार की मतलब बिहार में महाजनपद की खोज हुई थी, ठीक है, इतिहास स्रोत से। अच्छा, बराबर की गुफाएं आपको पता है राजगीर में, नालंदा पाटलिपुत्र से प्राप्त स्मारक। अच्छा, इसके अतिरिक्त यात्री विवरण मेगास्थनी जो इंडिका पुस्तक लिखे थे उससे, फहियान, स्थित सिंह, हेनसोंग, ये सब भारत आए मतलब बिहार आए थे, उससे पता चलता है बिहार के बारे में। रामायण महाभारत बौद्ध जो रचनाएं हैं अंगुत्तर निकाय, जैन रचनाएं हैं भगवती सूत्र, इससे भी बिहार के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पाषाण काल। पाषाण काल मतलब क्या होता है? मानव आकेठक था और आपका खाद्य संग्राहक। मानव क्या करता था? पैदल चलते रहता था, ठीक है, एक जगह खाया फेंका मतलब आकेठक किसी को बोला जाता है, एक जगह स्थित नहीं था। दक्षिण बिहार के मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त कुल्हाड़ी, चाकू, ये सब प्राप्त हुआ है, जिससे बहुत सारे पता चलता है। नव पाषाण काल क्या था? पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का काल, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। मानव इस समय कृषि करने योग्य हो गए थे। नव पाषाण युग में क्या हुआ था? कृषि करने योग्य हो गया था, घर बना के रहने लगा था। चिरात सारण, चेचर बेचाली मान, आपसे देखिए बिहार में जब भी पूछेगा आपसे कि साक्ष्य कहाँ प्राचीन मिला है, दो तीन पॉइंट आप याद रखिएगा, मुंगेर याद रखिएगा, सारण चिराद याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाएगा। से हड्डियों और पत्थर में औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर के पहाड़ियों, नवादा और जमुई से आपका गुफा में चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए, वैदिक काल का कुछ कुछ चीजें हम आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आर्यों द्वारा इस सभ्यता को स्थापित किया गया, आर्य जो लोग थे इस सभ्यता को स्थापित किया गया। पूछा एक क्वेश्चन आपको जाएगा कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो ये सब मध्य एशिया से, यहाँ से भारत में एंटर किए थे, ठीक है। चलिए, पूर्व वैदिक काल, इसमें दो कालखंड लेके चलना पड़ता है। 1500 से 1000 आपको बीसी में, ईसा पूर्व में इसकी विस्तार हुई थी बिहार में। अच्छा, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी इसका विस्तार गंडक नदी के तट पे हुआ था। हम आपको बिहार में बोले थे गंडक नदी वगैरह बताए ही थे पहले। अच्छा, बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट या वातस्य शब्द से संबोधित किया, ये पॉइंट याद रखिएगा, कीकट बार बार पूछा जाता है। वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वाराह पुराण जो है उसमें कीकट को अपवित्र आपको कहा गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, महाजनपद काल। जानकारी प्राप्त हमें कहाँ से होता है महाजनपद काल का? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन धर्म का, से 6ठी शताब्दी पूर्व। इसमें प्राप्त होता है हमें कि 16 महाजनपद था, टोटल कितने थे? 16, जिसमें से 3 महाजनपद आपको बिहार में स्थित था, ठीक है। कौन कौन स्थित था बिहार में? तो 3 महाजनपद कौन कौन था? आपका वज्र, लिच्छवी, वैशाली में था, जिसका आपका लिच्छवी जो था इसकी राजधानी वैशाली थी, राजधानी भी यहाँ पर हम लिख दिया है। मगध जो था इसकी राजधानी आपका राजगिरी, और अंग था जिसकी राजधानी चंपा। प्रथम गणतंत्र आपका विश्व का है तो आपका वैशाली। अच्छा, एक पॉइंट और आपको याद रखना है, 16 महाजनपद जो है 16 को भी आप ध्यान में रखिए, उसकी राजधानी को, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप चलिए देखते हैं, मगध जो था सबसे शक्तिशाली आपको महाजनपद था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अंग जो था भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में स्थित था, ठीक है। अच्छा, जो मगध जो था क्यों आपको शक्तिशाली था, इस बारे में कभी सोचे हैं? जब भी बीपीएससी की तैयारी कीजिएगा तो उसमें आंसर राइटिंग के लिए ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मगध जो था जो इसलिए शक्तिशाली था क्योंकि मगध, देखिए गंगा नदी ऐसे करके बहती है, तो मगध का पटना वाला क्षेत्र यहाँ पर स्थित मगध था। एक तो नदी यहाँ पे बहती थी, एक तो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, राजगीर वाला क्षेत्र वगैरह, तो क्योंकि कोई हमला भी करना चाहता था तो यहाँ पे नहीं कर पाता था। और यहाँ पे विशाल जंगल होने के कारण यहाँ पर जो मतलब संसाधन बहुत ज्यादा था, जैसे पेड़ पौधा बहुत ज्यादा था, लकड़ी वगैरह मिलता था बहुत अच्छा खासा। पाटलिपुत्र का निर्माण किया गया था लकड़ियों से ही, विशाल भव्य भवन था। और यहाँ पे जानवर बहुत ज्यादा होता था, हाथी वगैरह, जिस कारण से और भी समृद्ध था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद से मिलता है।
मगध एवं उनके राजवंश। अब मगध में राजवंश कौन कौन सा हुआ इंपोर्टेंट भी है वो हम लोग देखते हैं। मगध में स्थापना बृहदत्त ने किया था। इसके पुत्र अब तक जरासंध प्रसिद्ध था। मगध 5 पहाड़ियों से घिरी थी। प्रथम राजधानी आपका राजगिरी, याद रखिएगा, ये मोस्ट VVI पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है। उर्वर भूमि, नदियां, खनिज वन के कारण यह संपन्न था। सारा पॉइंट हम लिख दिया है। आपको ऐसा नोट्स ना पूरे मार्केट में जाके खोज लीजिएगा एक बार, ठीक है। हम पे अगर बिलीव नहीं हो किसी को, टू द पॉइंट हम लिखे हैं सिर्फ, याद रखिएगा। हर्यक वंश स्थापना बिंबिसार ने 544 BC, BC का मतलब समझ ही गए हैं आप लोग, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है, में वास्तविक संस्थापक मगध का यही था, यही था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिंबिसार की पत्नी, 3 पत्नी थी इसकी। पहली थी आपका कौशल देवी, जो कि दहेज में इन्हें काशी मिला था। दूसरी पत्नी थी चेलना, लिच्छवी राजा के चेटक की पुत्री थी। तीसरी पत्नी थी क्षेमा, पंजाब की मध्य राजकुमारी। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन राजा था जो आपको संबंध के अनुसार राज्य का विस्तार किया था, तो बिंबिसार था। इन्होंने शादी कर करके एकदम से विस्तार किया था। आप ही 10 वो शादी कर लीजिएगा, 10 जगह आपका ससुराल रहेगा, जहां मन तहां जाइएगा, तो उससे क्या होगा, विस्तार होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है आज के डेट में, एक तो संभाल नहीं पाता है, 10 के तो बाद एक से तो डर लगते रहता है कि कौन निकलेगा, कहाँ ले जाके कौन सा डब्बा में रखेगा, ठीक है। चलिए ये सब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिंबिसार की पत्नी के बारे में देखते हैं। हाँ, देख लिए। अच्छा, अवंती के शासक चंड प्रद्योत से मैत्री संबंध था। इसके इलाज के लिए इन्होंने जीवक को भेजा था, याद रखिएगा, इसके इलाज के लिए जीवक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जीवक कौन था, तो जीवक जो था एक बहुत बड़ा आयुर्वेद मतलब कि चिकित्सक था, ठीक है। और ये किसके दरबार में रहते थे, बिंबिसार के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन यही बनेगा, जीवक किसके दरबार में रहता था, तो बिंबिसार के दरबार में। बार बार बना ये क्वेश्चन, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 492 BC में इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है, किसका, बिंबिसार का। अब अजातशत्रु के बारे में देख लेते हैं। 492 460, ये वाला डेट नहीं भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कोई इससे घबराते हैं कि सर डेट याद रखना पड़ेगा, नहीं। वास्तविक नाम क्या था अजातशत्रु का, कुनिक था। क्या था, कुनिक, ठीक है। कौशल देवी की मृत्यु बाद प्रिंसेजीत ने कौशल वापस ले लिया, जिसे अजातशत्रु ने युद्ध करके फिर से जीत लिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको हम समझाए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, कौशल, यहाँ देख रहे हैं ना, कौशल देवी जो है, कौशल देवी से जब विवाह इसके पिताजी ने किया था, तो क्या मिला था, दहेज में से काशी मिला था, ठीक है, काशी मिला था। तो ये क्या किया, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत कौन था, तो प्रसेनजीत मतलब इनके ही क्या थे, मतलब कि उनके भाई वगैरह थे। कौशल देवी की मृत्यु के बाद प्रसेनजीत ने क्या किया था, कौशल वापस ले लिया। फिर से अजातशत्रु ने प्रसेनजीत पर हमला करके और ये जीत लिया, ठीक है, याद रखना है ये बात। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वज्जी व मल्लोह को पराजित किया था अजातशत्रु। शुरू में जैन धर्म को मानता था, बाद में बौद्ध धर्म को माना। प्रथम बौद्ध संगीति इसी के काल में हुआ था। आपको याद रखना है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था, तो इसी के शासन काल में हुआ था। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उदयन द्वारा पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी गई 460 में। राजधानी परिवर्तन करके राजगिरी से पाटलिपुत्र लाया गया। ये क्वेश्चन हम VVI यहाँ पर क्यों लगाए हैं, आप समझ सकते हैं बात को। हम VVI इसलिए लगाए साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा VVI पूछेगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया, उदयन के द्वारा, ठीक है, उदयन के द्वारा, क्योंकि राजधानी परिवर्तन करके पाटलिपुत्र लाया गया था। आप देखिए, बिंबिसार की हत्या किया अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या किसने किया, उदयन ने। मतलब इस वंश को कहा जाता है बाप का हत्या करने वाला, पिता का हत्यारा कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। जितना डिटेल्स में आपको हम बता रहे हैं सब चीज, आप एक बार सोचिएगा इस बारे में। शिशुनाग वंश अब आता है, ठीक है, हर्यक वंश खत्म हुआ, शिशुनाग वंश आता है।
वैशाली को राजधानी बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अभी तक जो था हम लोग पटना में ही थे, राजगिरी में ही थे, लेकिन वैशाली को सबसे पहले किस वंश ने अपना राजधानी बनाया? तो आपको शिशुनाग वंश ने बनाया। अवंती के राजा अवंती वर्धन की आपको पराजित करके मगध में मिला लिया था। अवंती के राजा को पराजित करके मगध में मिला लिया। शिशुनाग की मृत्यु बाद काला अशोक मगध का शासक बना। काला अशोक के बारे में देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट। पुराणों में इन्हें काकवर्ण कहा गया है। मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र लेकर आया। अब जो वैशाली जो चला गया था, वैशाली से फिर आपको मगध पाटलिपुत्र कौन लाया? काला अशोक। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति कराया। पहला बौद्ध संगीति आपको 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, बिंबिसार ने करवाया और अजातशत्रु ने करवाया। अजातशत्रु ने करवाया। दूसरा आपका काला अशोक ने करवाया। कब आपका? तो 383 ईसा पूर्व में दूसरा बौद्ध संगीति कराया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन था। अब हम लोग आते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश में पदा आपका महापद नंद। नंद वंश में देखते हैं 344 से 321 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश का संस्थापक थे। इन्हें एकराट या एक छत्र की उपाधि धारण था। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एकराट की उपाधि किसे धारण था? ये पूछा गया बीपीएससी में, इसलिए पूछ रहे हैं महापद नंद को। पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार इन्हें कहा गया है। और मगध का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? इन्होंने किया था। आपको व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि इन्हीं के समकालीन थे, ठीक है। अंतिम शासक धनानंद था। इसी समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। इनके ही अंतिम शासक कौन थे? धनानंद थे, ठीक है। और धनानंद जो थे बहुत ही क्रूर शासक थे, जिसके दरबार में चाणक्य गया था। चाणक्य ने बोले थे कि धनानंद, सिकंदर ने हमला कर दिया है, आप एक विशाल सेना लेकर चलिए और बचाइए। तो धनानंद ने लात मार करके बाहर कर दिया था किसको? चाणक्य को। चाणक्य ने उस दिन ही शपथ खाए थे, जिस दिन तुमको इस गद्दी से हम हटा नहीं देंगे उस दिन तक हम अपना मतलब शिखा नहीं बांधेंगे, चोटी नहीं बांधेंगे। बाल खुल गया था। और बोले थे एक शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता है। धनानंद देखे होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज। एक शिक्षक जो होता है ना, अच्छा, वो किसी भी व्यक्ति को उठाकर कुछ से कुछ करवा सकता है, ठीक है, जब अगर उसका बात मानने लगे लोग। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं मौर्य वंश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, जस्टिन एवं स्ट्रोबो के इन्हें सेंडोकोटस कहा है। ये दो व्यक्ति थे, इनको सेंडोकोटस कहा है। अच्छा, पुलाक्ट एवं एरियन ने इसे एंड्रोकोटस कहा। इनका अलग अलग नाम था। गुरु चाणक्य ने कौटिल्य ने इन्हें सहायता से शासक बनाया था। चाणक्य, ठीक है, यही थे चाणक्य। तक्षशिला में ये रहते थे। देखिए हम आपको बताते हैं मैपिंग थ्रू, ये बात हम आपको सिखाते हैं। ये मान लीजिए क्या भारत प्यारा, यहाँ पर ये वाला विभाग था भारत में ही पहले, ये वाला पाकिस्तान वाला भाग। तो यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है यहाँ पर, जिसका नाम है तक्षशिला। अच्छे के अंदर यहीं पर आपको झेलम नदी के पास आया होता। तो तक्षशिला जो है, यहाँ पर कौन शिक्षा देते थे? चाणक्य यहीं पे शिक्षक थे। और मगध कहाँ पे था? यहाँ पर। तो यह चल करके यहाँ तक आए चाणक्य, ठीक है। और यहाँ से इसको बोले धनानंद को, तो लात मारे। तो यहीं पर एक बच्चा खेल रहा था, तो देखे चंद्रगुप्त को खेलते हुए, उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गया। हालांकि उसकी माँ नहीं ले जाने देती थी, लेकिन चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गया। यहाँ ले जा करके क्या बना दिए? तो एक साधारण बालक से महान सम्राट बना दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ले गए। 305 ईस्वी में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकड निकेटर से युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? आपका चंद्रगुप्त को। उत्तराधिकारी किसका बोला जा रहा है? सिकंदर के। देखिए सिकंदर वगैरह युद्ध किए, लेकिन वो फिर आपको प्राप्त होकर चले गए। मतलब सेल्यूकस निकेटर जो था उत्तराधिकारी था इसका, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसने चंद्रगुप्त ने जीते थे इसमें 4 क्षेत्र, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। बदले में दिए हाथी। अब देखिए हम आपको समझाते कैसे हैं। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया। देखिए क्या हुआ था कि जब सेल्यूकस का युद्ध हो रहा था चंद्रगुप्त के बीच, सेल्यूकस किसका मतलब कि उत्तराधिकारी था? चाणक्य जब ये चले गए तो उसकी जगह पे सेल्यूकस निकेटर जो है युद्ध करने लगे चंद्रगुप्त से। इन दोनों के बीच जब युद्ध होने लगा तो ये जो है हार गए। तो
अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम था अपनी हेलेना का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। अब हेलेना का विवाह ऐसे किया, सेल्यूकस ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए जब इसको लेकर के, हेलेना को लेकर के आपको कहाँ पे आए? पाटलिपुत्र आए। उसके साथ सेल्यूकस निकेटर ने इसको देखभाल के लिए, नहीं देखते हैं आजकल कन्या बर जो जाता है, मतलब कि अगर कोई शादी करता है तो उसके पीछे वो लड़का जो लगे हुए जाता है, देखते ही होंगे। ऐसे ही ये स्टार्टिंग से प्रथा है, समझ जाइए। ठीक है, तो उसके साथ मेगा अर्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, मेगा अर्थनीज को भेजा था। अब मेगा अर्थनीज जो है उसके साथ आया था देखभाल के लिए, और इन्होंने एक पुस्तक यहाँ पर लिखा, एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम था क्या? इंडिका। आपसे पूछेगा इंडिका पुस्तक किसने लिखा? मेगा अर्थनीज ने। और इसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया है कि पाटलिपुत्र एक भव्य था, जिसपे महल था, जब राजा निकलते थे तो बहुत सारी दासियां जो थी ऐसे करके मतलब पंखा चलाते रहती थी, मतलब बहुत सारा पक्षी घूमते रहता था चारों तरफ, यही सब चीज लिखा हुआ है। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर जब आया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग युद्ध क्यों किए थे? इन्होंने बोला था कि हम हाथी चाहते थे कि मगध से हाथी ले कुछ। इन्होंने बोला, अरे बुर्बक, पहले तुमको बोलना चाहिए। तब तो जाकर के इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने हाथी बहुत सारा भेजवाए। कहाँ पर? वहां पर सेल्यूकस निकेटर के पास। चलिए, मेगास्थनीज से पूछा, ठीक है, मेगास्थनीज से। अच्छा, चंद्रगुप्त अपने राजगद्दी त्याग करके सरवन गोलबेला चले गए थे, कर्नाटक में है, जहाँ पर चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करके जैन धर्म अपनाए और संलेखना विधि से प्राण दिया था। संलेखना विधि किसको कहते हैं? संलेखना विधि किसको कहा जाता है? संलेखना विधि कहा जाता है आपको बिना खाए पिए एकदम से आप तपस्या करते रहिए और मृत्यु को अपना लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आते हैं बिंदुसार, 258 से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार, देखिए ऊपर बढ़े थे बिंबिसार, ये है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार ये जब अपने माँ के गर्भ में थे ना, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त की पत्नी के गर्भ में जब ये था, ये जब पैदा हुआ तो इसके मतलब माथे पे एक बिंदु था काला सा। ठीक है, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा? बिंदुसार पड़ा। याद रखना है पॉइंट को। अमित घात इसको कहा जाता है, सिंह सेन आदि नाम से। अमित घात मतलब बहुत ही खतरनाक ये व्यक्ति था, मतलब मारने में तो पूछिए मत। एस्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एटियोकस ने डायमेकस राजदूत भेजा था। तक्षशिला में हुए युद्ध को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। इसके पुत्र थे अशोक, उनको भेजा था तक्षशिला में युद्ध दबाने के लिए। अशोक तारो खतरनाक था। आजीवक संप्रदाय को अनुयायी था। बस एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी ये था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन है। चलिए अशोक के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 269 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार मुख्य 4 साल बाद राजा बना था। बिंदुसार की मृत्यु, माफी चाहिए, मृत्यु के बाद 4 साल बाद ये राजा बना था, क्योंकि 4 साल तक ना इसका भाई बहुत सारा था। बोला जाता है गिरी युद्ध चला था 4 साल तक। ठीक है, सभी को मारा, सारा भाई को। इतिहास में बहुत सारा कहा भी जाता है कि 99 भाइयों को मारा भी, बाकी वो कितना % सत्य है उतना बड़ा इतिहासकार तो हम लोग नहीं हुए अभी। पहले उज्जैन का ये राज्यपाल था। ठीक है, उज्जैन के राज्यपाल था स्टार्टिंग में। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अच्छा, आपको अशोक किस अभिलेख में से कहा गया है? मास्की गुर्जरा अभिलेख में से अशोक की कहा गया। अशोक को अशोक किस अभिलेख में कहा गया है? मास्की गुर्जरा अभिलेख में। अच्छा, अभिलेख क्या होता था? देखिए कोई भी पत्थर हो गया, अभी आप लोग देखते होंगे किसी गांव की तरफ मुड़ते हैं तो वहां पर एक देखते हैं ऐसे करके छोटा सा दीवार टाइप का लगा दिया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है ग्राम प्रधानमंत्री योजना के थ्रू ये विधायक है, ऐसे उसे करके बनाया गया। ऐसे अभिलेख होता था कि पहले जो भी राजा होते थे जहां भी कुछ करते थे तो वो लिखवा दिया करते थे कि ये हम किए, वो किए, ऐसे करके। ठीक है, कलिंग युद्ध में अपने शासन के 9वें वर्ष, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, अच्छा 9वें वर्ष, 8वें वर्ष आई थिंक होना चाहिए। ठीक है, तो 261 बीसी में हुआ था। कलिंग युद्ध में बौद्ध धर्म को अपनाया था। पहले शिव धर्म को मानते थे, पहले शिव धर्म को मानते थे, मतलब तांडव करते रहते थे, मतलब कि पूरे विकराल रूप में रहते थे। इससे आप याद रखिए। ठीक है, ट्रिक है एक तरह से। पहले शिव धर्म को मानते थे, विकराल रूप में रहते थे, मतलब हत्या करते रहते थे एकदम से। लेकिन जब से बौद्ध धर्म को अपना लिए कलिंग युद्ध के बाद, उस समय क्या हो गए? एकदम शांत हो गए। उपगुप्त ने इन्हें अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। आपसे क्वेश्चन बनेगा किसने आपको अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी? उपगुप्त ने।
अच्छा, जब ये कलिंग युद्ध किए थे ना, तो एक इतिहास वहां से जब मतलब कि कलिंग अभी कहाँ पर है, उड़ीसा वाला क्षेत्र में कलिंग है, ठीक है। तो बोला जाता है कि जब पांव रखे थे इतिहास, मतलब दूसरे जगह लोग आए थे, मतलब पूरे खून ही खून था, बोला जाता है, मतलब बहुत भयानक युद्ध हुआ था। धर्म प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संगमिता को श्रीलंका भेजे थे। देखिए बौद्ध धर्म इतना काहे फैल गया जानते हैं, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत प्रचार प्रसार करवाया, और अपने पुत्र और पुत्री को जब ये श्रीलंका भेज सकते हैं, तो समझ जाइए कि और शासक को कहाँ कहाँ ये भेजे होंगे। इस कारण से जैन धर्म से ज्यादा आपको प्रचलित बौद्ध धर्म हुए। तीसरी बौद्ध संगीति इन्होंने करवाया था पाटलिपुत्र में, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, ये भी पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आप चलिए हम लोग कौन सा आप टॉपिक पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। जन्म इनका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 563 बीसी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम आपका सूर्योधन था, ठीक है। माता का नाम आपका महामाया था। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? इन्हें सौतेली माँ या मौसी जो थी प्रजापति गौतमी थी, इन्होंने पालन पोषण किया, क्योंकि माँ स्टार्टिंग में ही मर गई थी। पुत्र इनका था जो जिसका नाम राहुल था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के 4 दृश्य देखे थे। जब बौद्ध धर्म 4 दृश्य देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक सब, एक सन्यासी। जब ये पैदा हुए थे ना, तो जब इनका हाथ देखा गया तो बोला गया कि ये जो है ना साधु संत बनेगा, ये शादी नहीं करेगा। इनके पिताजी को टेंशन भाई हो गया, एक ही पुत्र है, ये शादी भी नहीं करेगा तब कैसे होगा, मेरा वंश कैसे बढ़ेगा। तब जाके क्या हुआ कि इनके पिताजी ने इसे कभी घर से बाहर जाने ही नहीं दिया। जब इन्होंने, इनका एज हुआ थोड़ा ज्यादा, एक दिन के लिए बाहर इन्हें निकाला गया, पूरे रास्ता को एकदम से अच्छा से सजा के रखा गया, लोगों से दूर करके। लेकिन फिर भी रास्ता में इन्होंने देखा 4 चीजों को। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को, एक शव को, एक सन्यासी को। इन्होंने सारथी से पूछा कि बूढ़ा व्यक्ति ये कौन हुआ? तो बोला बूढ़ा व्यक्ति है। अच्छा, इसका क्या मजबूरी है? तो बूढ़ा हो गया बेचारा, क्यों देखने वाला नहीं है। बीमार को देखा, ये क्या है? बीमार व्यक्ति है, पड़ा हुआ है, सारथी बता रहा था। एक शव देखा, बोला ये क्या है? ये शव है, मतलब कि मर गया है बेचारा। एक सन्यासी को देखा, एकदम हंसते खेलते मन मस्ती में, बोले ये क्या है? बोले एक सन्यासी व्यक्ति, इसे ना दुनिया से लोभ है ना मोह है, आराम से अपना जीवन बिता रहा है। इनके माइंड में क्लिक हुआ, भाई सबसे अच्छा काम है सन्यासी बनना, ठीक है। जो कुंभ में इस बार देखे होंगे IITian बाबा, ठीक है ना, ऐसे ही सन्यासी बन गए एकदम से, भाई सब कुछ त्याग दिए, घर त्याग दिए, ठीक है, याद रखिएगा। तब जाकर के इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, याद रखिएगा। 6 वर्ष तक तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर? बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति आपको वैशाख पूर्णिमा पीपल वृक्ष के नीचे आपका निरंजना या फल्गु नदी के तट में बोध गया में हुआ था। अभी जो बोध जाइएगा, बोध गया में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी नदी है ये याद रखिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे, क्योंकि यहाँ से आपको रिलेट करना होगा। जैन धर्म देखेंगे आपको बरगद नदी के, मतलब कि ये बरगद पेड़ के नीचे, यहाँ पर पीपल पेड़, उनका जो होगा नदी अलग होगा, ये दोनों मतलब कि थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए इनका क्लियर करके रखिए। बौद्ध धर्म के 4 सत्य था। दुख, संसार दुखमय है, सभी लोग दुख से झेल रहे हैं। दुख समुदाय, दुख के कारण तृष्णा है, तृष्णा मतलब कि आपका लालच। दुख का निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय, आपका मतलब कि सब चीज पर विजय। दुख निरोध मार्ग, इसके लिए अष्टमार्गिक मार्ग वो दिए थे। अष्टमार्गिक मार्ग क्या दिए थे आप देखते हैं यहाँ पे। उन्होंने दुख को खत्म करने के लिए ये मार्ग दिए थे। सम्यक दृष्टि मतलब अच्छा नजर रखो, सम्यक संकल्प अच्छा संकल्प रखो, सम्यक वाक अच्छा अच्छा शब्द बोलो, सम्यक कर्म अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, सम्यक आजीव, ठीक है, सम्यक व्यायाम सुबह उठ करके व्यायाम करो, सम्यक स्मृति अच्छा मतलब स्मृति रखो, सम्यक समाधि, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या थे? बुद्ध धम्म संघ। आप जाइएगा बौद्ध धर्म का बोध गया में, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि यही होगा, ठीक है। बुद्ध में ज्वाइन होता था लोग, सम धम करता था मतलब ध्यान करता था, संघ संघ बन करके उसमें बुद्ध ने मध्यम मार्ग को चुना था। मध्यम मार्ग क्या होता है? नहीं तो ज्यादा तपस्या करना है, नहीं तो तपस्या ही नहीं करना है, एकदम तपस्या भी करना है, थोड़ा मिलजुल के रहना है, मध्यम मार्ग जो होता है ऐसे।
सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ यूपी में दिया था, पाली भाषा में। आपसे पूछेगा बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली। अच्छा, कहाँ पर सबसे पहले उपदेश दिया था? सारनाथ में। मोस्ट भी है, बहुत बार पूछा गया है। सर्वाधिक उपदेश आपका कौशल की राजधानी आपको कहाँ दिया था? श्रीवस्ती में दिया था। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गया था। ठीक है। मल में आपको 80 वर्ष की आयु में हो गया था। बुद्ध जीवन के घटनाक्रम देखते हैं। देखते पूछेगा पीपल का पेड़ ज्ञान प्राप्ति, देखिए जन्म कमल का प्रतीक, यौवन साठ ज्ञान प्राप्ति पीपल, गिरी त्याग घोड़ा, आपका मृत्यु स्तूप। ठीक है, ये सब आपका प्रतीक है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, शुद्ध पिटक में बुद्ध धर्म के उपदेश देते हैं। सबसे बड़ा है और संकलन आनंद ने किया था। विनय पिटक क्या है? संघ के नियम है। आप संघ में घुसिएगा बौद्ध धर्म तो उसका कुछ नियम कानून है भाई। सबसे छोटा है यह, और संकलन उपाली ने दिया था। अभिधम क्या है? बुद्ध के दार्शनिक विचार है। इसमें विचार है कि बुद्ध क्या क्या करने वाले हैं, क्या उनका विचार था, अपना थिंकिंग था। संकलन मोग्निपुत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए बौद्ध संगीति सभा देखते हैं। बुद्ध के पुनः जन्म की कथा जातक में मिलता है। अच्छा, बौद्ध संगीति था, इसको याद रख लीजिए एकदम। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। करवाया कौन था शासक? अजातशत्रु। अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय हुआ था 383 बीसी में, वैशाली में हुआ था। काला अशोक करवाए थे, सभाकामी अध्यक्ष थे। तृतीय 251 बीसी पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक इसमें कौन थे? शासक। मोगलीपुत्र तीसरे इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ आपका हुआ था प्रथम शताब्दी में, मतलब 100 ईसा पूर्व में। आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कनिष्क ने करवाया था। वसुमित्र अशोक घोष के अध्यक्ष थे। अच्छा, चैत्य जो होते हैं पूजा घर होते हैं, स्तूप जो होते हैं पवित्र अवशेष होते हैं, बिहार जो होते हैं बौद्ध भिक्षुओं को रहने वाली जगह को बिहार कहा जाता था। अब बढ़ते हैं हम लोग जैन धर्म में साथियों। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, अच्छा लग भी रहा होगा। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स सबको आज पहला वीडियो है, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। जैन धर्म के बारे में वैसे ही देखते हैं। संस्थापक ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे ये। ठीक है, कुल इसमें 24 तीर्थकर हुए, 24 में हुए महावीर स्वामी। तो इसमें कौन थे? पार्श्वनाथ। महावर्त की शिक्षा दिए। ठीक है, ये जो थे पार्श्वनाथ महावर्त की शिक्षा दिए। सत्य अहिंसा असत्य अपहिगिरे, मतलब 4 शब्द इन्होंने जोड़ा था। ठीक है, लेकिन 5वां शब्द कौन जोड़े थे? ब्राह्मण वाला महावीर ने। अब हम लोग आगे देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन जन्म इनका 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। मोस्ट भी है, बार बार पूछ लिया जाता है। जन्म ये देखिए, पिता इसका सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। पाली पत्नी आपकी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी अनुजा। ठीक है, दामाद थे जमाली, प्रथम शिक्षक भी बने थे। पूछा जाएगा कौन इनका प्रथम शिक्षक बना था शिष्य? तो जमाली। देखिए 30 वर्ष की आयु में गिरी त्याग इन्होंने किया था। बुद्ध ने किया था 29। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था। आपका जिम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पे। आपको हम बोले थे बुद्ध धर्म में याद रखिए अलग नदी, ठीक है, निरंजना, इसमें रिजुपालिका। और साल वृक्ष के नीचे हुआ था इनका, उनके पीपल वृक्ष के नीचे उनका हुआ था। नेक्स्ट, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आपका आचरण। सम्यक दृष्टि, अच्छा दृष्टि रखिए, अच्छा ज्ञान रखिए, अच्छा आपका आचरण होना चाहिए। 5 महाव्रत जैन में दिया गया था। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहिंसा हिंसा नहीं करना चाहिए, अस्त्य चोरी नहीं करना चाहिए, आपकी धन संग्रह नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचार्य। ये 5वां जो है आपको इंद्रियों पे बस में रखना चाहिए। मतलब किसी को देख करके तुरंत जो मन भटकने लगता है, ठीक है, कभी मन इधर कभी मन उधर, उसको बचा करके रखना है। 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने दिया था ये वाला। चलिए अनेकतावाद, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अनेकतावाद, श्यामवाद या शब्दभंगी ज्ञान का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी पहला उपदेश दिए थे राजगिरी में दिया था। भाषा आपका प्राकृत था। आपको बोले बौद्ध धर्म जो है
आपको सारनाथ में पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, और भाषा पाली था, लेकिन इन्होंने दिया था राजगिरी में, भाषा क्या थी? प्राकृत। आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। चलिए, जैन धर्म के तीर्थकर एवं प्रतीक। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, प्रतीक था बैल या वृषभ। द्वितीय अजितनाथ था, हाथी था। तेईसवें कौन थे? पार्श्वनाथ सर्व था। 24वें आपका महावीर स्वामी सिंह था। ये चारों रखिएगा, इसी क्वेश्चन बन जाएगा। जैन धर्म के संगीतियां, जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई, जैन में भी 2 संगीति हुई। संगीतियां क्यों होती थी? कि जगह जगह पे लोगों को प्रचार प्रसार किया जाए इस चीज के बारे में। तो प्रथम आपको 310 ईसा पूर्व में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था पाटलिपुत्र में, स्थूलबद्ध इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय 512 ईसा पूर्व में गुजरात में हुआ था, आपका कौन करवाए थे? तो अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? देवदीप। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष के आयु में पावापुरी में हुआ था। याद रखना, जैन में विभाजन हुआ था दिगंबर श्वेतांबर। पूर्ण नग्न अवस्था में रहने वाले, कठोर तपस्या करने वाले को दिगंबर कहा गया, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले को कहा गया। और भी बहुत कुछ बढ़ गया, धीरे धीरे तो ये लोग मांस मछली मीट सब खाने लगा है, मतलब पहले के जैसा अब थोड़ी रह गया है। आप पढ़ते हैं, हम लोग गुप्त वंश के बारे में देखते हैं मेरे मित्रों, ठीक है। 1 घंटा के वीडियो में पूरे इतिहास आपका खत्म, ठीक है। गुप्त वंश के बारे में देखते हैं, और पाल वंश को भी इंक्लूड थोड़ा इसमें कर लिए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, कैसा लग रहा है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। गुप्त वंश के बारे में देखते हैं। देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, यही पॉइंट याद रखना है। 240 से 280 आपको ईस्वी में, अब ईसा पूर्व नहीं जाएंगे, अब ईस्वी में रहेंगे हम लोग। गुप्त वंश का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था, प्रथम शासक जिसने महारथिराज की उपाधि धारण किए थे। अच्छा, प्रथम आपको देखते हैं गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम को देखते हैं। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम को देखते हैं। चलिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने 320 में गुप्त संवत चलाया था। संवत क्या होता है ना, कि मतलब कैलेंडर वगैरह होता है, वही होता है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त वंश के प्रथम शासक था जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण किया था। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इतिहास स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। एक बात हमको बताइए, नेपोलियन आया है, ये पागल बना रहा है हम लोग को। नेपोलियन आया है इधर, बहुत इधर इतिहास में 1500-1600 के आसपास, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य तो 335 ईस्वी के आसपास का है। तो नेपोलियन को न कहना, नेपोलियन का नाम रखना चाहिए था कि यूरोप का, चाहे जहाँ के भी थे वहां का, भारत का समुद्रगुप्त। लेकिन हमारे लोगों को यूरोप वासियों ने क्या बोला, जो बाद में आया उसके नाम पर हम लोग का नाम रखा गया। समझ रहे बात को? भारत का नेपोलियन। क्यों भाई? नेपोलियन से तो बेहतरीन आपका समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने प्राक्रमण आपका धीरथ आदि उपाधि धारण पराक्रमक। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग परिस्थिति मिलती है। ये बुक आपको याद रखना है मेरे साथियों। प्रयाग परिस्थिति किसके द्वारा लिखा गया? हरिसेन के द्वारा, याद रखिएगा। अच्छा, हरिसेन किसके दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आएगा, किस गुप्त वंश के शासक को बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त का दरबारी हरिसेन था कवि। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानते थे, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बस यही क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने शकों को पराजित कर 489 को किया था, विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया। पूछेगा कौन ऐसा आपको गुप्त शासक था विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। देवगुप्त देवश्री का भी उपाधि इन्होंने धारण किया था। चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, याद रखिएगा। 14 साल भारत में रहा, 399-414 तक, ठीक है। चलिए, फहियान मेहरौली लोह स्तंभ में चंद्रगुप्त नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली एक स्तंभ है, उसमें चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहता था, अकबर के भी दरबार में रहता था, देखते थे नवरत्न आपको। लेकिन उससे पहले अकबर के दरबार में रहा आपको, जैसे कि मान लीजिए शिवाजी के दरबार में रहा अष्टप्रधान। इससे पहले आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहता था। नवरत्न क्यों रखता था? लोग अलग अलग विभाग के एक्सपर्ट वहां रखते थे, ठीक है, कि कोई भी काम हो ये सब एक्सपर्ट करेगा, ठीक है। कालिदास थे, धन्वंतरी था, अमर सिंह था, बारामिहिर था, सक्कू था, बेताल था, भट्ट था, कर प्रगत, छपना का भरूची। आपको इसमें 4 बस याद रखना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दिए हैं, घेरा वाला बस याद रखिए। क्यों? कालिदास को याद रखना है, धन्वंतरी को, बारामिहिर को और भरूची को, बस यही क्वेश्चन आएगा। आप देखते हैं कुमारगुप्त 415 से 455। 415 में शासक बना था ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के समय हुआ था, कुमारगुप्त। शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र बौद्ध धर्म का शिक्षा था, ठीक है, बौद्ध धर्म का शिक्षा यहाँ मिलता था। बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था, नालंदा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं। हुर्नों का आक्रमण निम्नलिखित समय हुआ था, हुर्नों को पराजित करके बाहर किया था। इसकी चर्चा जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। इन्होंने चंद्रगुप्त जो मौर्य जो था, मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त देखिए, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के भी शासक थे और चंद्रगुप्त मौर्य यदि आएगा तो याद रखिएगा कि वो सब थे मौर्य वंश के। तो हुआ क्या था कि एक सुदर्शन झील था, वो चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया था, उसका क्या किया, पुनरुद्धार करवाया, मतलब कि फिर से रीस्ट्रक्चर करवाया। किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। और उस पर लिख दिया फिर से, ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया झील था, पुनरुद्धार करवाना होता है। स्कंदगुप्त शाकंदिक उपाधि धारण किया था, ये सब पॉइंट नहीं याद रखना है। गुप्त वंश का अंतिम शासक आपका विष्णुगुप्त था। B.S. स्मिथ ने गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्वर्ण युग कहा है। अब पाल वंश देखते हैं। पाल वंश का स्थापना गोपाल ने 750 में किया था। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय, देखिए 3 विश्वविद्यालय था मेन रूप से, 3-4 आपका, जैसे कि तक्षशिला में था, एक आपका नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी और विक्रमशिला, ठीक है, स्थापना बिहार शरीफ में कराया। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में करवाया। धर्मपाल के बारे में देखते हैं। सोमपुर महाबिहार वर्तमान बांग्लादेश में निर्माण करवाया। बांग्लादेश में महाबिहार मतलब बौद्ध के रहने वाला क्षेत्र जहां होता है जगह, उसका निर्माण करवाना। त्रिपक्षीय युद्ध इसी समय में हुआ था, प्रतिहारों राष्ट्रकूटों के संघर्ष हुआ था। अच्छा, उत्तरापत्र स्वामी की आपका उत्तरापत्र स्वामी की उपाधि इन्होंने धारण किया था। कुछ पॉइंट देखते हैं, जिसका इसका पुत्र आपका देवपाल था 810 में। देवपाल ने मुंगेर को राजधानी बनाया था, ये एक पॉइंट इंपोर्टेंट है। इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक आपका बाल पुत्र को नालंदा में बिहार बनाने के लिए 5 गांव दिया था। अच्छा, पालकालीन आपकी कांसे की मूर्तियां कलकत्ता में प्रसिद्ध थी। धीमन एवं बिट्टपाल सबसे बड़ा, अब ये पूछा जाएगा, कांसे की मूर्तियां जो थी पालकालीन, इसके 2 बड़े आपके कौन थे, कलाकार थे, धीमन और बिट्टल। ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट आंसर। अच्छा लगे तो सपोर्ट और आप पीडीएस कैंपस को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आपके लिए एंशिएंट का जो भी क्वेश्चन बना है उसको हम लोग देख लेते हैं। आपका ये 1 घंटा का वीडियो हो चुका है, आधा घंटा में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 घंटा के वीडियो में आप लोग पूरे एंशिएंट खत्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये देखते हैं, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, ठीक है। हेरोडोटस निवासी कहाँ थे? यूनान का। पहिया कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आग का आविष्कार था आपको होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका कहाँ पर है? एक पुरातात्विक आपका स्थल है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पर क्या मिला है साक्ष्य आपका, तो डिजाइन किया हुआ साक्ष्य मिला है, मतलब क्या, पेंटिंग किया हुआ, ठीक है, चित्र बनाया हुआ एक गुफा में। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा चित्रों के लिए। देख सकते हैं भीमबेटका रायसीना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है बोंगोचुकाई अभिलेख, एशिया माइनर में स्थित है। मानव में सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु को। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना, याद रखिएगा। पहले सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? आपका कुत्ता था, याद रखना, कुत्ता। सिंधु सभ्यता 2500 से 1750, हम बोले थे 2450 से, ऐसे करके आएगा, आप मार दीजिएगा, जो ऑप्शन रहेगा मार दीजिएगा उसका पास। सिंधु घाटी सभ्यता थी अर्ध ऐतिहासिक, हम बोले ही थे आपको,
सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन के लिए, बहुत ग्रिड पद्धति से नगर नियोजन किया गया था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? मुख्य रूप से कृषि। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कौन था? आपका जौ, गेहूं। कपास की खेती प्रारंभ हुआ था सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता की पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है क्रमशः आलमगीरपुर, जो हम आपको बोले थे, इधर पूर्व में क्या आलमगीरपुर, फिर ठीक है उत्तर प्रदेश में मेरठ में आपका सूतका गेंडोर कहाँ पर है? इधर, ठीक है पश्चिम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता का उत्तर और दक्षिण में, उत्तर में क्या हो जाएगा आपका? उत्तर में मांडा, दक्षिण में क्या हो जाएगा? ठीक है दयमाबाद। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी के पास, मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे, हम आपको बोले थे ऊपर वाला जो था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, ठीक है। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा सभ्यता बृहद स्थल राखी कटी हिसार घाघर नदी के किनारे स्थित है। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स आपका मेसन ने दिया था। सबसे पहले इन्होंने बताया था, लेकिन उत्खनन का कार्य वगैरह 1991 में ही दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था, लेकिन बताया था इन्होंने सबसे पहले। हड़प्पा, क्योंकि देखिए ये क्या करते थे कि पटरी बिछा रहे थे, ठीक है, तो ईंटा वगैरह देखे, वहां पर ईंटा वगैरह देखे, लेकिन उन्होंने फिर अंठा दिए थे, बातों को छोड़ दिए थे। हड़प्पा स्थित पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा समाज की कैसी थी? मात्र शतात्मक, हम आपको बोले हैं शास्त्रीय चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेलना। धोलावीरा स्थित है आपका गुजरात कच्छ में 40वें साइट में जुड़ा है। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। कब्रिस्तान मतलब समझ रहे हैं ना। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, लोहास मतलब नहीं, जानकारी नहीं था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग था लाल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराहो। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिलता है आपको। जूते हुए खेत का साथ कालीबंगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा, देखिएगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। घोड़े की हड्डी आपका सुतकोटजा से प्राप्त हुआ है। कौन सा जानवर नहीं मिला है? तो गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में था। राखालदास बनर्जी ने खोज किया था अन्नागार। मोहनजोदड़ो की खोज किया था राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नर्तकी का कांस्य मिला मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत लरकाना जिला में, ठीक है, सिंधु नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है बृहद आसनागार, हम बोले ही थे सूती वस्त्र आसनागार ये सब वहां से। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है नदियों के बीच भूमि। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्य द्वारा हुआ था। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था, ठीक है, याद रखना है, जो शादी नहीं करते थे। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान। आर्यों का मूल निवास था मध्य एशिया। आर्यों का मध्य एशिया मतलब समझ रहे बात को, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, आपको हम बताते हैं ये वाला क्षेत्र। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि करना। आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी संस्कृत और सोमरस, मतलब पीते थे सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। और देवता कौन था? इंद्र। आर्यों का समाज कैसा था? पृथक सत्तात्मक। वेदों एवं वेदांगों की संख्या है 4 से 6। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के संकलन कर्ता कौन थे? कृष्णा। दीपायन वेद व्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होर्तो। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित क्या है? सिंधु नदी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र आपकी नदी कौन सी है? सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना को उल्लेख 1 से 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र, पुरंदर इसको कहा गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र को रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को, यह समर्पित है, ठीक है, ये मंत्र।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने किया, उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा हूं मैं। यही आपका क्या है, गायत्री मंत्र का शब्द सब है। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट, सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं उद्राता एवं अद्वायु। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपद ब्राह्मण संबंधित है किससे, अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है आपका यजुर्वेद से। पुराणों कुल संख्या 18 तथा अध्ययन करने वाला आपका प्रथम मुसलमान कौन थे, मुसलमान अल बरूनी। पुराणों की संलग्नकर्ता लोमहर्ष, ये सब क्वेश्चन नहीं याद रखना है आपको, ये सब थोड़ा बहुत। पुराने सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलता है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण में। गुप्त वंश की जानकारी आपको वायु पुराण में। नेक्स्ट, उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्रचलित है सांख्य दर्शन। न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है गौतम या कपिल। न्याय के पूछेगा गौतम, सांख्य के कपिल। योग मीमांसा का कौन है, योग हो जाएंगे पतंजलि, मीमांसा का जैमिनी, याद रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108 है, प्रमाणिक 13। सत्यमेव जयते लिखा गया है मुंडक उपनिषद में। तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है आपका उपनिषद से। भारत के प्रथम कानून पुस्तक कौन थी, मनु स्मृति थी। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन थी मनु स्मृति। मनु स्मृति में लिखा गया है, हम आपको बताते हैं क्या लिखा गया है। मनु स्मृति में बहुत ही वाहियात चीजों को मतलब जोड़ा गया है। जैसे लिखा यह गया है कि ब्राह्मणों ने जो शब्द मुंह से निकाला, अगर कोई शूद्र सुन लिया कान में तो उसके कान में क्या एकदम से आग पिघला करके डाल दो। अगर जीभ से कोई शब्द बोल दिया उन्होंने तो उसका जीभ काट लो। ये कहाँ का मानवता है ये बताइए, ठीक है, कहाँ का मानवता है ये बताइए। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु। यही मनुस्मृति को B.R. अम्बेडकर ने संसद में पार्लियामेंट में फाड़ दिया था। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि। भारत में सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत की रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत में फारसी अनुवाद रजनामा नाम से था, वांदायु ने 16वीं दिया था। रामायण का फारसी में अनुवाद वांदायु ने दिया था। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। बुद्ध के जन्मे थे लुम्बिनी में, ठीक है, 563 BC में। बुद्ध की जन्म प्रतीक था कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु था कुशीनगर में 483 BC में। कुशीनगर थी मल्ल गणराज्य की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु घटना थी महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता थे सूर्योधन शाक्य कुल के। बुद्ध की माता महामाया देवी आपकी कोलीय वंश की। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ या तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा थे सारथी, कथक एवं चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग किया था बुद्ध ने, घटना था महापरिनिर्वाण कहलाया था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था, घोड़ा। बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन, कहा दिए थे, सारनाथ में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया निरंजना नदी के तट पीपल के वृक्ष के नीचे। अभी भी जाइएगा ना तो वही पेड़ मिलेगा, लेकिन ये चौथा आपका पीढ़ी है पेड़ का। बुद्ध धर्म के प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। बुद्ध धर्म ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश दिए थे सूरभद्र में। बुद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था बुद्ध धर्म एवं संघ। बुद्ध धर्म के संग्रह वाली प्रथम महिला थी गौतमी। बुद्ध चरित्रम की रचना किया था अशुघोष ने। गंधार कला से संबंधित बौद्ध धर्म से प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व काला अशोक के शासनकाल वैशाली में हुआ। तृतीय आपका 250 ईसा पूर्व आपका अशोक के शासनकाल पाटलिपुत्र में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ। बौद्ध संगीति के आयोजन प्रथम
करम, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, आपका कश्मीर। बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकाश्यप, द्वितीय के सभाकामी, तृतीय का आपका मोगलीपुत्र, तीसरे आप चतुर्थ के वसुमित्र। प्रथम बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति के अनुसार हुआ था, ठीक है, दूसरा चतुर्थ में। प्रथम देखिए बौद्ध धर्म क्या हुआ था, विभाजन हो गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बट गए थे, चतुर्थ बौद्ध संगीति। बुद्ध के पुनः जन्म के आधारित था कथा है जातक। अजंता की गुफा में किस ग्रंथ की चित्रण है, जातक। बौद्ध धर्म के पवित्र, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडल। विश्व शांति स्तूप है, राजगीर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एशिया का पुंज किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध की मूर्तियां निर्माण कुषाण काल में हुआ था। आपका बुद्ध धर्म के अनुयायी कौन शासक कौन थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत, खुदे। आपका 151 क्या है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, नाम आदिनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे अष्टनेमी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर। पार्श्वनाथ महावीर के प्रतीक कौन थे, सिंह और सांप थे। पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुई थी समेत पर्वत के पास। नहीं, पार्श्वनाथ 4 आपको शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपिगिरा। लेकिन 5वां आपको महाव्रत कौन दिए थे, महावीर ने, ब्रह्मचार्य को। जैन धर्म के अंतिम आपका 24वें तीर्थकर थे महावीर। नेक्स्ट, महावीर पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुआ था, क्षत्रिय। महावीर के पिता थे सिद्धार्थ, ज्ञातृक कुल के थे। महावीर की माता थी तिरछला लिच्छवी गणराज की। महावीर के पिता कौन था, अनुज प्रियदर्शनी। ठीक है, याद रखना है ये सब पॉइंट आपको। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी आपका जीविक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की शब्द है केवल्य। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट, जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगिरी में। महावीर के शिष्य कहलाए गंधर्व या गंधर्व। महावीर एवं बौद्ध दोनों को उपदेश दिया मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आपका आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय थे स्थूलबद्ध के, दिगंबर थे भद्रबाहु के। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया। जैन साहित्य को कहा गया आगम। प्रथम जैन सभा हुआ था 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूलबद्ध की अध्यक्षता में। दूसरी हुआ था 512 में, हुआ था बल्लभी देवसी क्षमा सरवन की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक था खारवेल। ठीक है, आजीवक पथ का प्रवर्तक मक्खली गोसाल। भागवत एक मिनट साथियों, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्णा था। श्रीमद् भागवत गीता लिखा था संस्कृत भाषा में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में लिंकस ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भागवत धर्म में संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य आपका हेरियोडोटस बेस नगर में लिखा है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अलवर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था 9वीं सदी में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब। जन्म 570 में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता थे अब्दुल्ला और इनकी माता था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत शुरुआत हुआ था 622 में। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे, बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 मई 4 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर 400 हो जाएगा। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में। ठीक है, हाँ 4 ईस्वी, ठीक है, 4 ईस्वी पूर्व हुआ था 33 ईस्वी में रोमन में। ठीक है, पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेद
16 महाजनों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म में, भगवती सूत्र में। अवंती की रंग राजधानी उज्जैन, चंपा कौशल, मल की राजधानी श्रावस्ती कुशीनगर, वत्स की सूरसेन राजधानी कौशाम्बी मथुरा, वज्जी गंधार की वज्जी का वैशाली आपका गंधार का तक्षशिला, मगध की सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त वास्तविक आपका बिंबिसार। मगध का प्रथम राजधानी आपका कौन था? गिरिब्रिज या राजगिरी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंदुसार का राजवंश जीवक भेजा था जिन्होंने, याद रखिएगा, हम बताए भी थे। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु कुनिक की हत्या उदयन ने किया। इसका बेटा ये था, इसका बेटा ये था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन, पाटलिपुत्र बसा था गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का आपका अंतिम कौन था शासक? नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक आपका कौन था? शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। एक राट की उपाधि धारण किया था, आपको भी क्वेश्चन है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। अष्टाध्यायी कीर्ति है पनाने की। भारत का प्रथम आपका आक्रामक हुआ था ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में प्रथम सफल आक्रमण किया था हेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 में। अगर मुस्लिम में पूछेगा 712 में आई थिंक आपका कौन क्या था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी आपका सिकंदर 326 ईसा पूर्व। सिकंदर के पिता फिलिप का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। धनानंद समकालीन था सिकंदर का। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेल्यूकड निकेटर था सिकंदर का सेनापति। इन्होंने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था। सिकंदर गुरु अरस्तु का घोड़ा आपका बुका फेला था। अरस्तु सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहलाता है हाइपरडीज या झेलम विशेषता के युद्ध। बहुत ही मस्त युद्ध हुआ था। सिकंदर बहुत खुश हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? पन, जिसको पन कहा जाता था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आपको चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम था विष्णुगुप्त कौटिल्य। ठीक है। कौटिल्य रचित आपका अर्थशास्त्र की पुस्तिका संबंधित है राजनीतिक से, जिसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस या बेली से की जाती है। ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र, लेकिन वो संबंध है आपका राजनीतिक से। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, क्योंकि मुक्तिदाता कहा जाता है। इन्होंने धनानंद को मुक्ति दिलाया था और किसको भगाया था? तो सिकंदर को। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त समकालीन से चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार मानने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। पुस्तक लिखा इंडिका। मेगास्थनीज था सेल्यूकड निकेटर का राजदूत। सेल्यूकड निकेटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में। ठीक है। अब है साथियों लास्ट पेज है, देख लेते हैं। ठीक है। बहुत करवाए हैं, मतलब क्वेश्चन आपको एंशिएंट में, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, ठीक है, कॉर्नेलिया हेलेना से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 258 ईस्वी सरवन गुलबेला में हुआ था, कर्नाटक में उपवास करते हुए। सरवन गुलबेला में आपका कुंतेश्वर के विशाल परिमिता बनाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ था। अमित घात के रूप जाने जाते थे बिंदुसार। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र था उत्तराधिकारी अशोक। अशोक की मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था। ठीक है। कलिंग युद्ध 200 बौद्ध धर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के समय 261 ईसा पूर्व। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। लिखने वाली जो कला है इन्होंने स्टार्ट किया था। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि था ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आयमक। सर्वाधिक ब्राह्मणी लिपि इस समय चलता था। खरोष्ठी लिपि आपको दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं तरफ, बाएं से दाएं। चलिए, अशोक के शिलालेख संख्या 14 थी। खोजकर्ता सर्वप्रथम टी फेंथलेयर ने 1750 में किया था। अशोक का सबसे बड़ा आपका लंबा स्तंभ लेख है 7वां।
अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिए। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रूमी देई था। अशोक का नाम अशोक था मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश में। अशोकों का अशोक कहा गया था देवना पीरियड में। अशोक को स्वयं मगध का सम्राट बताया गया भारभू शिलालेख राजस्थान में। कलिंग युद्ध वर्णन है आपका 13 शिलालेखों में। सांची अशोक मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक में हुआ था भरहुत अष्टुलेख। तो ये आपका अशोक कालीन मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म को दीक्षा ली थी। उपगुप्त से अशोक की मृत्यु हुआ था 232 ईसा पूर्व। मोर वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। मोर वंश की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। पुष्यमित्र शुंग को अश्वमेध यज्ञ करवाया था 2। मनु स्मृति की रचना की थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य रचयिता थे पतंजलि। योग के प्रतिपादक थे पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोटस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। नेक्स्ट, शुंग का अंतिम शासक कौन था? तो ये देवभूति था। कर्ण वंश का संस्थापक था आपका वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक था आपका सुशर्मा। सातवाहन आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश राजधानी पश्चिम महाराष्ट्र एवं महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किया था सातवाहन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहनों की भाषा कहती थी प्राकृत ब्राह्मणी। कलिंग उड़ीसा के चंदी राजवंश का संस्थापक आपका महामेघवाहन था। तो साथियों, ये रहा टोटल जितने भी क्वेश्चन था, टोटल ये रहा क्वेश्चन एंशिएंट का आपको हम करा दिए। इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए, अब उसके बाद आप मेडावल का भी वीडियो देखिएगा 2-3 बजे में, वो भी अपलोड हो जाएगा। और शाम को आप देख लीजिएगा किसका? तो मॉडर्न का, मेडावल का। मॉडर्न का हम दोपहर में कर देंगे। और क्यूज से सभी लोग जुड़िए, ठीक है। ये सब चीज आप देखिए, मेरा रिजल्ट आपका जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।